आपने कभी खुद को पूरी तरह खाली महसूस किया है, जैसे आपका शरीर और दिमाग दोनों ही थक चुके हों और दुनिया की हर चीज आपको भारी लग रही हो? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज हर तीसरा व्यक्ति अपने काम, रिश्तों या खुद की उम्मीदों के बोझ में बर्नआउट महसूस करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बर्नआउट सिर्फ थकान नहीं है? ये आपके जीवन के अंदर छुपी हुई चेतना की आवाज है जो कह रही है, रुक जाओ, अपनी ऊर्जा वापस लो और अपनी जिंदगी की दिशा बदलो। आज हम बात करेंगे ओलिविया विंटर की किताब फिक्सिंग बर्नआउट की, एक ऐसी रोड मैप जो आपको बर्नआउट से उभरने, अपनी ऊर्जा को वापस पाने और अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में नया उत्साह भरने में मदद करेगी। इस वीडियो में हम न सिर्फ किताब की समरी देंगे, बल्कि मैं आपको हर चैप्टर का प्रैक्टिकल इंसाइट, साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन और एक्शन स्टेप्स भी दूंगा। तो अगर आप थकान, निराशा और ओवरवर्क से परेशान हैं, यह वीडियो आपके लिए है। और हां, आखिर तक देखते रहें, क्योंकि मैं आपको एक छुपा हुआ तरीका बताऊंगा जिससे आप सिर्फ एक हफ्ते में अपने दिन की ऊर्जा को लगभग डबल कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, अर्जुन नाम का एक व्यक्ति 32 साल का हर दिन सुबह उठते ही खुद को थका हुआ महसूस करता है। काम, परिवार की जिम्मेदारियां और खुद की एक्सपेक्टेशंस सब उसके कंधों पर भारी पड़ती हैं। वो कॉफी की मदद से दिन शुरू करता है, मीटिंग्स में खुद को जिंदा महसूस करने की कोशिश करता है और रात को बिस्तर पर गिरते ही सोचता है, क्या यही जिंदगी है? अर्जुन की कहानी शायद हमारे बहुत से रीडर्स और व्यूअर्स की कहानी है। एक समय था जब उसे लगता था कि वह बस नॉर्मल फटीग का शिकार है, लेकिन धीरे धीरे यह समझ आया कि यह सिर्फ थकान नहीं थी, यह बर्नआउट था, एक ऐसा साइलेंट एग्जॉस्शन जो धीरे धीरे उसकी इमोशनल, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा था। बर्नआउट अक्सर सटल तरीके से आता है। शुरुआत में छोटे संकेत होते हैं, सुबह उठना मुश्किल लगना, दिन में कंसंट्रेशन ड्रॉप होना और छोटे छोटे कामों में डिले होना। अर्जुन ने इन सिग्नल्स को इग्नोर किया। उसने सोचा कि थोड़ी रेस्ट और वीकेंड पर रिलैक्सेशन से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन चीजें बदतर होती गईं। ओलिविया विंटर की किताब फिक्सिंग बर्नआउट में बर्नआउट के 3 मुख्य रूप बताए गए हैं और अर्जुन के जीवन में ये तीनों साफ नजर आने लगे थे। 1. इमोशनल एग्जॉस्शन, भावनात्मक थकान, हर दिन खुद को ड्रेन्ड और इमोशनली एम्प्टी महसूस करना। अर्जुन अब सिर्फ काम के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी एनर्जी महसूस नहीं करता था। परिवार के साथ समय बिताना पहले जैसे मजेदार नहीं रहा। हंसी खुशी, कॉन्वर्सेशन, हॉबीज सब जैसे एक हेवी बर्डन लगने लगे थे। उसका दिमाग हमेशा किसी अनसीन स्ट्रेस में लगा रहता। छोटी छोटी बातें भी उसे इरिटेट करने लगीं। साथ ही गिल्ट की भावना ने उसका मन और भी बोझिल कर दिया। मैं इतना थक क्यों रहा हूं? शायद मैं वीक हूं। 2. संज्ञानात्मक थकान, अब डिसीजंस लेना मुश्किल हो गया था। अर्जुन को सिंपल चॉइसेस करने में भी देर लगने लगी, जैसे लंच में क्या खाना है या ऑफिस के मीटिंग में कौन सा पॉइंट रेज करना है। ब्रेन फॉग ने उसकी प्रोडक्टिविटी और फोकस दोनों को प्रभावित किया। वर्क फ्लो डिस्टर्ब हो गया, डेडलाइंस प्रेशर में बदल गए और प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ गया। हर प्रोजेक्ट एक भारी माउंटेन जैसा महसूस होने लगा। डिसीजन मेकिंग अब स्ट्रेस का सोर्स बन गई थी। 3. बिहेवियरल बर्नआउट, व्यवहारगत थकान, काम में इंटरेस्ट खत्म हो गया। अर्जुन वही टास्क्स करता जो अनअवॉइडेबल थे, बाकी सब डिले कर देता। हॉबीज और पर्सनल इंटरेस्ट को भी उसने बंद कर दिया। प्रोक्रास्टिनेशन ने उसकी रूटीन को असंगठित कर दिया। काम पूरा करने की स्पीड धीमी और क्वालिटी घटती गई। आखिरकार बर्नआउट ने उसके डेली बिहेवियर को रिशेप कर दिया और उसने धीरे धीरे खुद को अलग थलग महसूस करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने इनिशियल स्टेज में इसे इग्नोर किया। वो सोचता रहा कि बस थोड़ा रेस्ट, थोड़ा वेकेशन और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक दिन उसका बॉडी कंप्लीट शटडाउन कर गया। वर्क, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप्स सब अचानक और बेहद ओवरवेलमिंग लगने लगे। उसका इम्यून सिस्टम वीक हुआ, स्लीप डिस्टर्बेंसेस बढ़ गए और एंजाइटी इतनी बढ़ गई
कि रोजमर्रा के काम भी स्ट्रगल बनने लगे। यहां ओलिविया विंटर के टेक्निक्स ने उसकी जिंदगी बदलने की शुरुआत की। विंटर की किताब सिर्फ प्रॉब्लम्स को हाईलाइट नहीं करती, बल्कि एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड फ्रेमवर्क देती है। फ्रेमवर्क स्टेप बाय स्टेप बर्नआउट रिकवरी, एनर्जी रिबिल्ड और सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी पर फोकस करता है। अर्जुन ने सबसे पहले अवेयरनेस से शुरुआत की। विंटर बताती हैं कि बिना अपने एग्जॉस्शन ट्रिगर्स को समझे रिकवरी असंभव है। अर्जुन ने अपनी डेली एनर्जी पैटर्न्स पर ध्यान देना शुरू किया। किस समय उसकी एनर्जी हाई होती थी और किस समय कंप्लीट ड्रेन्ड महसूस करता था। कौन से टास्क्स और इंटरैक्शंस उसे मेंटली और इमोशनली ड्रेन करते थे। कौन से मोमेंट्स उसे रिचार्ज करते थे। अर्जुन ने जर्नल मेंटेन करना शुरू किया। हर दिन सुबह और शाम वह अपने मूड, फटीग और एनर्जी लेवल्स को लिखता। इसके साथ ही उसने स्लीप, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज पैटर्न्स पर भी ध्यान देना शुरू किया। विंटर का एम्फेसिस सिर्फ रेस्ट लेने पर नहीं था, बल्कि एक्टिव रिकवरी और लाइफस्टाइल रीडिजाइन पर था। स्टेप 2 में अर्जुन ने माइक्रो रिकवरी हैबिट्स अपनाना शुरू किया। सुबह 5 से 10 मिनट स्ट्रेचिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, दिन में शॉर्ट वॉक्स या सनलाइट एक्सपोजर, मिनी मेडिटेशन सेशंस और ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। इन छोटे स्टेप्स ने धीरे धीरे उसके कॉग्निटिव फटीग को कम करना शुरू किया। ब्रेन फॉग धीरे धीरे क्लियर होने लगा और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हुई। स्टेप 3 में उसने बाउंड्रीज सेट करना सीखा। ओवर कमिटमेंट बर्नआउट की सबसे बड़ी वजह थी। अर्जुन ने प्रायोरिटी लिस्ट्स बनाना शुरू किया, नॉन एसेंशियल टास्क्स को डेलीगेट किया, डिजिटल बाउंड्री सेट की, नोटिफिकेशंस ऑफ, वर्क ईमेल्स चेकिंग टाइम लिमिट। स्टेप 4 में एनर्जी रिबिल्ड पर काम किया। बैलेंस न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन और लाइट एक्सरसाइज ने उसकी फिजिकल स्टैमिना वापस लानी शुरू की। स्लीप हाइजीन इंप्रूव किया। एक्टिव रिकवरी, हॉबीज और मीनिंगफुल इंटरेक्शन ने उसके इमोशनल एक्सहास्टेशन को कम किया। स्टेप 5 में अर्जुन ने पर्पज और मीनिंग की तरफ ध्यान दिया। विंटर बताती हैं कि जब काम मीनिंगलेस लगता है, मोटिवेशन और एनर्जी दोनों गिरती हैं। अर्जुन ने अपने कोर वैल्यूज आइडेंटिफाई किए और वर्क प्रोजेक्ट्स को इन वैल्यूज से अलाइन किया। अब उसके टास्क सिर्फ वर्कलोड नहीं थे, बल्कि पर्पस ड्रिवन एक्शंस बन गए। स्टेप 6 में उसने लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लान तैयार किया। डेली माइक्रो रिकवरी, वीकली एनर्जी रिव्यू, मंथली बाउंड्री चेक-इन्स, क्वार्टरली लाइफ पर्पस रिफ्लेक्शन। धीरे धीरे अर्जुन ने महसूस किया कि बर्नआउट सिर्फ टेम्पोरेरी थकान नहीं था, बल्कि लाइफस्टाइल मिसअलाइनमेंट और नेग्लेक्ट की कॉन्सिक्वेंस थी। रिकवरी ने उसे न सिर्फ एनर्जी और फोकस वापस दिया, बल्कि लाइफ सैटिस्फैक्शन और मेंटल रेजिलियंस भी बिल्ड किया। आज अर्जुन की रूटीन में वो एनर्जी, क्लैरिटी और जॉय है जो पहले खो गई थी। वर्क प्रेशर, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्सटर्नल स्ट्रेस अब उसे ओवरवेल्म नहीं करते। विंटर की फ्रेमवर्क ने उसे सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ केयर और पर्पस ड्रिवन लाइफस्टाइल अपनाने का तरीका सिखाया। अर्जुन की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि बर्नआउट इग्नोर करने से रिकवरी इम्पॉसिबल हो सकती है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, स्मॉल एक्शनेबल स्टेप्स और कंसिस्टेंट सेल्फ केयर से एनर्जी और जॉय वापस लाई जा सकती है। इसीलिए अगर आप भी अपने जीवन में एग्जॉस्शन, फटीग या ओवरवर्क फील कर रहे हैं, तो यह स्टोरी और ओलिविया विंटर का फ्रेमवर्क आपके लिए रोड मैप साबित हो सकता है। अब हम इसे चैप्टर वाइज समझेंगे ताकि आप अपने जीवन में भी इसे इंप्लीमेंट कर सकें। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग बर्नआउट। जब हम बात करते हैं थकान की, अक्सर लोग सिर्फ फिजिकल फटीग के बारे में सोचते हैं, लेकिन ओलिविया विंटर की किताब फिक्सिंग बर्नआउट हमें सिखाती है कि बर्नआउट सिर्फ शरीर की थकान नहीं है, यह मानसिक और इमोशनल डिप्लीशन है जो धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को प्रभावित कर सकता है। आपका दिमाग लगातार स्ट्रेस में रहने पर कॉर्टिसोल नामक हार्मोन रिलीज करता है। शुरुआत में यह हार्मोन आपकी अलर्टनेस और फोकस में मदद करता है, लेकिन लंबे समय तक कंटिन्यूअस स्ट्रेस में यह ब्रेन को ओवरड्राइव में डाल देता है।
धीरे धीरे एंजाइटी बढ़ती है, एनर्जी ड्रेन होती है और हर दिन उठना और छोटे काम करना भी भारी लगने लगता है। बर्नआउट अक्सर सटल तरीके से आता है। कभी कभी हमें यह समझ में ही नहीं आता कि हमारी एनर्जी इतनी जल्दी खत्म क्यों हो रही है। हम बस यह महसूस करते हैं कि कुछ भी मोटिवेट नहीं कर रहा, काम करने की इच्छा नहीं है और छोटे छोटे डिसीजंस लेना भी मुश्किल लगने लगा है। लेकिन जब हम अपनी डेली एनर्जी लेवल्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तभी हमें यह समझ में आता है कि कौन से टास्क्स, कौन से लोगों या कौन से वातावरण हमारे लिए ड्रेन क्रिएट कर रहे हैं। ओलिविया विंटर इस चैप्टर में बताती हैं कि अवेयरनेस ही पहली स्टेप है रिकवरी की। छोटी छोटी चीजें जैसे सुबह और शाम अपने मूड और एनर्जी को नोट करना या यह समझना कि कौन से काम आपको एग्जॉस्टेड करते हैं, आपको बर्नआउट के पैटर्न समझने में मदद करती है। यह प्रोसेस धीरे धीरे आपके माइंड और बॉडी को रिकनेक्ट करता है और आपको अपने लिमिटेशंस और एनर्जी साइकिल्स को पहचानने का मौका देता है। अवेयरनेस से शुरू हुई यह जर्नी ही आगे की रिकवरी और सस्टेनेबल एनर्जी की फाउंडेशन बनाती है। चैप्टर 2, एनर्जी ऑडिट। जब हम बर्नआउट के बारे में सोचते हैं तो अक्सर केवल काम और डेडलाइंस को ही जिम्मेदार मान लेते हैं। लेकिन ओलिविया विंटर की किताब फिक्सिंग बर्नआउट बताती है कि हमारी ऊर्जा का ड्रेन सिर्फ वर्क से नहीं आता। कई बार ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे माइंड और बॉडी की ऊर्जा चुपचाप खत्म कर देते हैं। लगातार नोटिफिकेशंस, तनावपूर्ण रिलेशनशिप्स, नींद की कमी और मानसिक क्लटर भी उतना ही एग्जॉस्टिंग हो सकता है जितना कि कोई लंबा प्रोजेक्ट। इस चैप्टर में विंटर की एम्फेसिस ये है कि खुद की एनर्जी का इन्वेंट्री लेना जरूरी है। इसे वह कहते हैं एनर्जी ऑडिट। यह कोई बड़ा या जटिल प्रोसेस नहीं है, लेकिन इसके छोटे कंसिस्टेंट स्टेप ही आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। एनर्जी ऑडिट का मतलब है अपने हर दिन की एनर्जी सोर्स और ड्रेन को पहचानना। कौन से काम या इंटरैक्शन आपको रिचार्ज करते हैं और कौन से ड्रेन करते हैं। सबसे पहले यह जरूरी है कि आप अपने पिछले एक हफ्ते को ध्यान से ऑब्जर्व करें। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर एक्टिविटी पर नजर रखें। कुछ एक्टिविटीज आपकी एनर्जी को बूस्ट करती हैं, जैसे मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन, क्रिएटिव वर्क, एक्सरसाइज या नेचर में समय बिताना। वहीं कुछ इंटरैक्शंस और टास्क्स आपकी एनर्जी खा जाते हैं, जैसे लगातार स्ट्रेसफुल ईमेल्स, ओवर डिमांडिंग कॉलीग्स या सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग। जब आप यह पैटर्न पहचान लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि एनर्जी ड्रेन्स सिर्फ वर्कलोड का परिणाम नहीं है। विंटर बताती हैं कि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। अवेयरनेस से यह पता चलता है कि आपको कौन सी चीजें जरूरी हैं और कौन सी ऑप्शनल। लो एनर्जी टास्क्स को डेलीगेट करना या एलिमिनेट करना बर्नआउट को रोकने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा हाई एनर्जी एक्टिविटीज को डेलिब्रेट तरीके से अपने दिन में शेड्यूल करना भी जरूरी है। जब आप इंटेंशनली अपने एनर्जी पीक्स के साथ इंपॉर्टेंट टास्क अलाइन करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और एक्सहॉस्टेशन घटती है। एनर्जी ऑडिट सिर्फ नंबर्स या स्केड्यूल्स का सवाल नहीं है, यह सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक तरीका है। जब आप अपनी एनर्जी पैटर्न्स को नोट करते हैं तो आप धीरे धीरे अपने इमोशनल और मेंटल बाउंड्रीज को समझने लगते हैं। आप यह जान पाते हैं कि कब आपको पॉज लेना चाहिए, कब अपनी नीड्स प्रायोरिटाइज करनी चाहिए और कब नो कहना जरूरी है। इस तरह एनर्जी ऑडिट सिर्फ बर्नआउट रिकवरी का पहला स्टेप नहीं, बल्कि सस्टेनेबल एनर्जी मैनेजमेंट की फाउंडेशन बन जाता है। यह प्रोसेस आपको खुद के साथ कनेक्शन बनाने का मौका देता है और यही कनेक्शन आपके डेली लाइफ को ज्यादा मैनेजेबल, जॉयफुल और पर्पसफुल बनाता है। चैप्टर 3, माइक्रो रिकवरी हैबिट्स। जब बर्नआउट की बात आती है, अक्सर लोग सोचते हैं कि रिकवरी का मतलब लंबी छुट्टियां या बड़े ब्रेक्स लेना है। लेकिन ओलिविया विंटर की किताब फिक्सिंग बर्नआउट बताती है कि छोटे लगातार एनर्जी बूस्ट्स कभी-कभी सबसे प्रभावी साबित होते हैं। केवल 10 से 15 मिनट की माइक्रो रिकवरी रूटीन्स रोजमर्रा के एग्जॉस्शन को कम कर सकती हैं और आपको मानसिक
और इमोशनल रूप से रिफ्रेश कर सकती हैं। मानव मस्तिष्क ऐसा है कि जब उसे छोटे कंसिस्टेंट रिवॉर्ड्स मिलते हैं तो डोपामीन और सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स न सिर्फ आपकी मूड को अपलिफ्ट करते हैं बल्कि फोकस, मोटिवेशन और ओवरऑल एनर्जी को भी सस्टेन करते हैं। विंटर का मानना है कि माइक्रो रिकवरी हैबिट्स आपके दिन के एनर्जी साइकिल्स को बैलेंस करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। सुबह उठते ही हल्की स्ट्रेचिंग या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना आपके शरीर को एक्टिवेट करता है और दिन की शुरुआत फ्रेश बनाता है। दिन के बीच में अगर आप 10 मिनट की वॉक करें या सनलाइट में समय बिताएं, तो यह आपकी सर्केडियन रिदम को रीसेट करने में मदद करता है और माइंड को रिचार्ज करता है। रात को मिनी मेडिटेशन या ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करने से दिन भर की मेंटल क्लटर दूर होती है और इमोशनल एग्जॉस्शन कम हो जाता है। ये छोटे स्टेप्स दिखने में ट्रिवियल लग सकते हैं, लेकिन लगातार अपनाने पर उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। माइक्रो रिकवरी हैबिट्स न सिर्फ आपको इमीडिएट एनर्जी बूस्ट देती हैं, बल्कि लॉन्ग टर्म रेजिलियंस और बर्नआउट प्रिवेंशन में भी मदद करती हैं। विंटर इस चैप्टर में यही सिखाती हैं कि सस्टेनेबल एनर्जी का सीक्रेट कभी-कभी छोटी-छोटी इंटेंशनल प्रैक्टिसेस में ही छिपा होता है। चैप्टर 4, बाउंड्रीज एंड सेइंग नो। बर्नआउट का एक सबसे बड़ा कारण है ओवर कमिटमेंट। अक्सर हम खुद को हर काम और हर रिक्वेस्ट के लिए अवेलेबल पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम ना कहेंगे तो लोग नाराज होंगे या हम कुछ खो देंगे। ओलिविया विंटर की किताब फिक्सिंग बर्नआउट इस चैप्टर में बताती है कि यह माइंडसेट सीधे तौर पर एग्जॉस्शन और मेंटल फटीग की ओर ले जाता है। जब हम अपनी सीमाओं का सम्मान नहीं करते तो हमारा ब्रेन लगातार ओवरड्राइव में रहता है और एनर्जी ड्रेन्स होने लगती है। ह्यूमन ब्रेन शुरुआती तौर पर गिल्ट फ्री बाउंड्रीज को स्वीकार नहीं करता। हम खुद को हमेशा दूसरों की उम्मीदों के अनुसार एक्ट करते हैं, लेकिन ट्रेन्ड माइंड अवेयरनेस और प्रैक्टिस के जरिए यह सीख सकता है कि बाउंड्रीज रखना न केवल जरूरी है बल्कि लाइफ को मैनेजेबल और मीनिंगफुल बनाता है। विंटर यह बताती हैं कि सीमाएं केवल फिजिकल स्पेस के लिए नहीं हैं, यह मेंटल, इमोशनल और डिजिटल स्पेस के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपने काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की पहचान करना जरूरी है। यह समझना कि कौन से काम एसेंशियल हैं और कौन से ऑप्शनल आपको अपनी एनर्जी सही जगह लगाना सिखाता है। जब यह स्पष्ट हो जाता है तो जरूरी टास्क्स पर फोकस करना आसान हो जाता है और नॉन एसेंशियल टास्क से ओवर कमिटमेंट कम होता है। इसके बाद सीखना पड़ता है कि ना कैसे कहें। यह रूड या सेल्फिश नहीं है, बल्कि यह सेल्फ रिस्पेक्ट और सस्टेनेबिलिटी का हिस्सा है। पोलाइट और असर्टिव तरीके से बाउंड्री सेट करना आपको गिल्ट फ्री एनर्जी मैनेजमेंट सिखाता है और रिलेशनशिप्स को भी हेल्थी बनाता है। आज के डिजिटल युग में बाउंड्रीज सिर्फ इंटरपर्सनल नहीं बल्कि वर्चुअल स्पेस में भी जरूरी हैं। नोटिफिकेशंस ऑफ करना, ईमेल चेक के लिए समय लिमिट सेट करना और सोशल मीडिया यूसेज को नियंत्रित करना छोटे लेकिन इंपैक्टफुल स्टेप्स हैं। ये प्रैक्टिसेस बर्नआउट को स्लो करने में मदद करती हैं और आपको कंट्रोल की फीलिंग देती हैं। विंटर इस चैप्टर में एम्फसाइज करती हैं कि जब आप अपने लिमिट्स को पहचानते हैं और उन्हें कंसिस्टेंटली मेंटेन करते हैं तो मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और एनर्जी लेवल्स में असली फर्क दिखाई देता है। बाउंड्रीज केवल एक वर्ड नहीं बल्कि आपकी सस्टेनेबल लाइफ और पर्पसफुल लिविंग की फाउंडेशन बन जाती है। चैप्टर 5, रिचार्जिंग द माइंड एंड बॉडी। जब बर्नआउट की बात आती है, अक्सर लोग सोचते हैं कि रिकवरी का मतलब सिर्फ आराम करना है, लेकिन ओलिविया विंटर की किताब फिक्सिंग बर्नआउट इस चैप्टर में स्पष्ट करती है कि वास्तविक रिकवरी सिर्फ रेस्ट नहीं है, बल्कि यह एक्टिव सेल्फ केयर का परिणाम है। शरीर और मन की ऊर्जा को रीबिल्ड करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट्स जरूरी हैं और इसके लिए छोटे लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिसेस बेहद प्रभावी साबित होते हैं। स्लीप, न्यूट्रिशन और मूवमेंट, ये 3 पिलर्स हमारे एनर्जी प्रोडक्शन, फोकस और मूड को सीधे प्रभावित करते हैं। लगातार कम नींद लेने से शरीर का स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट होता है,
जिससे कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं और एनर्जी ड्रेन होती है। वहीं प्रॉपर न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन ब्रेन और मसल्स को फ्यूल प्रदान करते हैं, जिससे मेंटल क्लैरिटी और फिजिकल स्टैमिना बढ़ती है। विंटर बताती हैं कि केवल पर्याप्त स्लीप लेना ही काफी नहीं है, स्लीप हाइजीन को इम्प्रूव करना भी उतना ही जरूरी है। सही समय पर सोना और उठना, बेडरूम एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव बनाना और स्क्रीन टाइम कंट्रोल करना स्लीप क्वालिटी को बेहतर बनाता है। न्यूट्रिशन के मामले में बैलेंस्ड मील्स और प्रॉपर हाइड्रेशन शरीर को सस्टेन्ड एनर्जी देने में मदद करते हैं। जंक फूड या स्किप्ड मील्स शॉर्ट टर्म एनर्जी देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में फटीग बढ़ाते हैं। ब्रेन और बॉडी को वही फ्यूल चाहिए जो उसके नेचुरल रिदम और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करे। मूवमेंट और फिजिकल एक्टिविटी भी रिकवरी का एक अहम हिस्सा है। लाइट एक्सरसाइज जैसे योगा, वॉकिंग या स्विमिंग सिर्फ कैलोरीज बर्न करने के लिए नहीं है। यह मसल्स, जॉइंट्स और हार्ट को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ मेंटल क्लैरिटी और सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ाने में मदद करता है। शॉर्ट बर्स्ट्स ऑफ एक्टिविटी थ्रू आउट द डे आपके एनर्जी लेवल्स को रिफ्रेश करते हैं और फटीग को स्लो करने में मदद करते हैं। विंटर इस चैप्टर में यह एम्फसाइज करती हैं कि बर्नआउट रिकवरी में एक्टिव सेल्फ केयर को अपनाना सिर्फ लग्जरी नहीं बल्कि नेसेसिटी है। जब आप अपनी नींद, पोषण और मूवमेंट पर ध्यान देते हैं तो आप अपने माइंड और बॉडी दोनों को रिचार्ज कर पाते हैं। यह प्रैक्टिस आपको एनर्जी, फोकस और इमोशनल रेजिलियंस देती है। रिकवरी तभी सस्टेनेबल बनती है जब इसे अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाया जाए, और यही अप्रोच बर्नआउट से लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देती है। चैप्टर 6, मीनिंग एंड पर्पस। बर्नआउट का एक बड़ा कारण यह है कि एक समय के बाद काम हमें सिर्फ टास्क्स की तरह दिखने लगता है, पर्पस की तरह नहीं। ओलिविया विंटर बताती हैं कि जब किसी व्यक्ति को अपने काम में अर्थ न दिखे तो उसकी मोटिवेशन धीरे धीरे टूटने लगती है। वह काम करता है, डेडलाइंस पूरी करता है, मीटिंग्स अटेंड करता है, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन उसे लगातार खींचता रहता है। यही भीतरी खालीपन बर्नआउट को तेज करता है। साइकोलॉजी की दुनिया में इसे पर्पस डिप्लीशन कहा जाता है। जब ब्रेन को किसी काम के पीछे का मीनिंग समझ नहीं आता तो डोपामीन का नेचुरल फ्लो कम होने लगता है। डोपामीन वही केमिकल है जो एक्साइटमेंट, मोटिवेशन और ड्राइव को सस्टेन करता है। यानी चाहे वर्कलोड कितना भी मैनेजेबल हो, अगर काम मीनिंगलेस लगे तो माइंड ऑटोमेटिकली लो एनर्जी मोड में चला जाता है। विंटर इस चैप्टर में रीडर्स को वापस अपने वाई तक लौटने की सलाह देती हैं, यानी वो मूल कारण जिसके लिए आपने यह काम शुरू किया था, या वो वैल्यूज जिनसे आपकी पर्सनालिटी और लाइफ डिसीजंस जुड़े हैं। पर्पस हमेशा किसी बड़े बाहरी गोल से नहीं आता। कभी कभी पर्पस सिर्फ इतना होता है कि आपका काम किसी को सपोर्ट कर रहा है, किसी सिस्टम को बेटर बना रहा है, या आपकी खुद की ग्रोथ में योगदान दे रहा है। शी सजेस्ट्स कि अपने कोर वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना इस प्रोसेस का पहला कदम है। वैल्यूज वही हैं जो आपके डिसीजंस को मीनिंगफुल बनाते हैं, जैसे ऑनेस्टी, क्रिएटिविटी, लर्निंग, कंट्रीब्यूशन, स्टेबिलिटी या फ्रीडम। जब काम इन वैल्यूज से जुड़ता है तो थकान कम और संतुष्टि ज्यादा महसूस होती है। काम या प्रोजेक्ट्स को अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन करना मोटिवेशनल एनर्जी को रिवाइव करता है। अगर आपको लगता है कि आपका करंट वर्क आपके वैल्यूज से दूर है, तो छोटे छोटे तरीकों से भी मीनिंग क्रिएट किया जा सकता है, जैसे लर्निंग को इंटीग्रेट करना, किसी कॉलीग की मदद करना या अपने वर्क में क्रिएटिविटी जोड़ना। वीकली रिफ्लेक्शन इस चैप्टर का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है। विंटर कहती हैं कि हर हफ्ते खुद से एक सरल सवाल पूछें, क्या मैंने इस हफ्ते कोई मीनिंगफुल काम किया? यह सवाल अकाउंटेबिलिटी पैदा करता है और आपको याद दिलाता है कि पर्पस कोई दूर बैठा लक्ष्य नहीं है। पर्पस वही है जो आप रोज अपने एक्शंस के माध्यम से बनाते हैं। जब मीनिंग और पर्पस वापस जीवन में आते हैं तो बर्नआउट की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, एनर्जी लौटती है,
मोटिवेशन उठती है और इंसान फिर से अपनी जर्नी में डायरेक्शन महसूस करने लगता है। चैप्टर 7, लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लान। बर्नआउट से उभरना कोई वीकेंड डिटॉक्स नहीं है। यह एक ऐसी जर्नी है जो डीपली पर्सनल भी है और लॉन्ग टर्म भी। ओलिविया विंटर इस चैप्टर में बताती हैं कि बर्नआउट रिकवरी को टेम्परेरी ब्रेक की तरह नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल शिफ्ट की तरह देखना चाहिए। कई लोग यह सोचकर गलती कर देते हैं कि छुट्टियां न ले लेने से या कुछ दिनों का आराम करने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस तरह बर्नआउट धीरे धीरे जमा होता है, उसी तरह रिकवरी भी धीरे धीरे और कंसिस्टेंट एफर्ट से होती है। साइकोलॉजी के हैबिट फॉर्मेशन थ्योरी के अनुसार छोटे छोटे बदलाव अगर नियमित रूप से किए जाए तो लंबे समय में बड़े परिणाम देते हैं। माइंड और बॉडी दोनों कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करते हैं। जब आप खुद को दैनंदिन माइक्रो रिकवरी हैबिट्स देते हैं, बाउंड्रीज सेट करते हैं और अपने पर्पस से जुड़े रहते हैं, तो ब्रेन धीरे धीरे एक नए पैटर्न को अपनाने लगता है। यह पैटर्न सस्टेनेबल एनर्जी का सोर्स बनता है। विंटर इस चैप्टर में बताती हैं कि हर दिन अपने एनर्जी की छोटी छोटी खुराक लेना आवश्यक है। कुछ मिनट स्ट्रेचिंग, सनलाइट एक्सपोजर, माइंडफुल ब्रीदिंग, ये छोटी एक्टिविटीज एनर्जी लॉस को स्लो करती हैं और ब्रेन में पॉजिटिव केमिकल सिग्नल्स भेजती हैं। लेकिन डेली रूटीन के साथ साथ वीकली रिव्यू भी उतना ही जरूरी है। हफ्ते में कुछ मिनट यह देखने के लिए निकालें कि किस चीज ने आपको ड्रेन किया और किस चीज ने रिचार्ज। यह सेल्फ अवेयरनेस आपके अगले डिसीजंस को बेहतर बनाती है। मंथली बाउंड्री चेक इन्स इस प्लान का बैकबोन मानी जाती हैं। हम अक्सर समय के साथ अपनी बाउंड्रीज डील कर देते हैं, ओवर टाइम करने लगते हैं, अननेसेसरी कमिटमेंट्स ले लेते हैं, डिजिटल ओवरलोड को नॉर्मल मान लेते हैं। विंटर कहती हैं कि हर महीने एक बार यह देखना कि आपकी बाउंड्रीज इंटैक्ट हैं या नहीं, बर्नआउट प्रिवेंशन की सबसे शक्तिशाली टेक्निक है। यह चेक इन आपको रिमाइंड करता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब दूसरों को रोकना नहीं, बल्कि खुद को बचाना है। क्वार्टरली लाइफ पर्पस रिफ्लेक्शन इस लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लान का सबसे गहरा हिस्सा है। हर 3 महीने बाद रुककर खुद से यह पूछना, क्या मैं अभी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा हूं जो मेरे लिए मीनिंगफुल है? पर्पस स्टैटिक नहीं होता, वह इवॉल्व होता है और उसके साथ आपका पाथ भी इवॉल्व होना चाहिए। यह रिफ्लेक्शन आपको सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं देता, बल्कि क्लैरिटी भी देता है, क्योंकि जब पाथ सही होता है, एनर्जी नेचुरली फ्लो करती है। इस तरह का दीर्घकालीन एनर्जी प्लान आपको सिर्फ बर्नआउट से बाहर नहीं निकालता, बल्कि एक ऐसे जीवन की ओर ले जाता है जहां आप लगातार रिचार्ज होते हैं, ग्रो करते हैं और अपनी जर्नी पर कंट्रोल महसूस करते हैं। तो दोस्तों, यह थी ओलिविया विंटर की फिक्सिंग बर्नआउट, एक ऐसी किताब जो हमें यह समझाती है कि बर्नआउट कोई कमजोरी नहीं है। यह हमारा शरीर और मन हमें एक संकेत दे रहे होते हैं कि अब रुक जाओ, अपना ख्याल रखो और अपने जीवन को फिर से संतुलित करो। इस पूरी जर्नी में हमने देखा कि बर्नआउट सिर्फ थकान नहीं है, यह हमारी इमोशंस, हमारी एनर्जी, हमारे फोकस और हमारी आइडेंटिटी तक को प्रभावित करता है। लेकिन इसी किताब ने हमें यह भी सिखाया कि रिकवरी संभव है, और वो भी बिना ड्रामेटिक चेंजेस के। छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स, राइट बाउंड्रीज, माइक्रो रिकवरी हैबिट्स, मीनिंगफुल वर्क और एक लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लान, यही वो पिलर्स हैं जो हमें फिर से खड़े होने में मदद करते हैं। किताब का कोर मैसेज एक ही है, अगर आप अपनी एनर्जी को कॉन्शियसली प्रोटेक्ट करते हैं तो दुनिया की कोई भी चैलेंज आपको लॉन्ग टर्म में हरा नहीं सकता। बर्नआउट से निकलने का रास्ता कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन यह रास्ता हमेशा सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होता है, सेल्फ केयर से मजबूत होता है और पर्पस से पूरा होता है। अगर आज का वीडियो सुनकर आपके अंदर यह थॉट आया हो कि मुझे भी अपनी जिंदगी में थोड़ा रुक कर देखना चाहिए, तो समझिए आपकी रिकवरी की शुरुआत हो चुकी है। लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके उसे मीनिंगफुल जरूर बना सकते हैं। और यही इस किताब की असली शक्ति है। यह सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन नहीं देती, यह आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाती है।
अगर आपको यह समरी पसंद आई हो और ऐसी ही और समरीज आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि कोई और भी बर्नआउट की पकड़ से बाहर आ सके। मैं मिलूंगा आपको अगली पावरफुल किताब के साथ। तब तक याद रखिए, एनर्जी इज योर रियल वेल्थ। प्रोटेक्ट इट, बिल्ड इट, लिव इट।